हेलो दोस्तों, मैं सुरभि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ भूपेंद्र मिश्रा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था पुराने टॉपिक के साथ में, तो आज हम लोग फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही कुछ टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, जिससे कि टॉपिक ख़त्म होने के बाद में आप लोगों का रिविज़न भी होता रहे उस टॉपिक को लेके। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर में अपना जो भी व्यू था, अपना जो भी स्टडी था वो किया हुआ था। ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जिसको आज भी हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि मोरालिटी क्या होता है। अगर हम लोग मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको मोरालिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मोरालिटी क्या है? आपके जो भी प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो भी आप सामने में देख रहे हो, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी चीज़ हो सकता है, वो कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई सामने कोई काम चल रहा है वो हो सकता है। तो क्या सही है क्या गलत है, यही क्या है, आपका मोरालिटी है। जैसे कि आपके सोसाइटीज़ में भी कुछ रूल्स बने होते हैं कि आप चोरी करना गलत है, तो ये सब क्या है, मोरालिटी है कि कोई भी चीज़ सही है या गलत है। ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना आपका क्या है, मोरालिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोरल रीजनिंग। अब आपको तो पता है कि मोरालिटी क्या है, सही और गलत अगर किसी चीज़ का हमको पता है तो वो मोरालिटी है। लेकिन मोरल रीजनिंग क्या होगा, अगर आपके सामने में कोई एक सिचुएशन आ जाता है और आप उस सिचुएशन में क्या डिसीज़न ले रहे हो, आप अपने उस टाइम पे क्या थिंक कर रहे हो, क्या सोच रहे हो और क्या डिसीज़न ले रहे हो। अब सबके हिसाब से तो चोरी गलत नहीं है, सबके हिसाब से कोई चीज़ें होता है जो क्राइम नहीं होता है, वो तो सबके लिए सेम नहीं होता, सबके थॉट क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो मोरल रीजनिंग क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी एक पर्सन है वो किसी सिचुएशन के हिसाब से ये डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। ये इंडिविजुअली डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन का मोरल रीजनिंग कुछ और हो सकता है, दूसरे पर्सन का मोरल रीजनिंग कुछ और हो सकता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं नैतिक तर्क। आप सोच समझ के किसी भी चीज़ को सही या गलत बताते हो। इसके थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीज़न ले पाते हैं, मोरल डिसीज़न ले पाते हैं। जैसे कोई सिचुएशन है, वहाँ पे आप अगर हो, आपके सामने में कुछ क्राइम हो रहा है और उस टाइम पे आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि आपके सामने में जो क्राइम हो रहा है वो सही है गलत है, आप उसके लिए कोई एक्शन लोगे या नहीं लोगे। वो जो आप डिसाइड करते हो, जो डिसीज़न लेते हो, वही क्या है, आपका मोरल रीजनिंग है, नैतिक तर्क है। अब जैसा कि हम लोग फर्स्ट स्लाइड में देखे थे कि कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर में अपना जो थ्योरी दिया था, अभी हम लोग मोरल एंड मोरल रीजनिंग समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि कोलबर्ग जो थे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे स्टडीज़ किए मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर में, और उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज़ बनाए लोगों के सामने में, और उसके बाद उनको उस चीज़ पे डिसीज़न लेने के लिए बोला। मतलब एक सिचुएशन उनके सामने में रखा, ऐसा सिचुएशन है, और उनसे बोला कि आप इस टाइम पे क्या डिसाइड करते हो, आपके हिसाब से सही गलत क्या है, आपके हिसाब से ये सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे उन्होंने बहुत सारे डायलेमास दिया था। डायलेमास मतलब दुविधाओं से भरा हुआ एक सिचुएशन जहाँ पे लोगों को डिसाइड करना होता है। लेकिन इन सब में से एक जो आपका डायलेमा है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। डायलेमास तो बहुत थे, बट एक जो डायलेमा है जो फेमस है, सिर्फ आपको वही याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वही हैंस डायलेमा होता है, जो कि कौन दिया है, हैंस डायलेमा कोलबर्ग ने दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पिक्चर है उसको हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। इसमें एक पर्सन था, उसकी वाइफ को कोई डिज़ीज़ था, मतलब बहुत भयानक कोई डिज़ीज़ था, मे भी चलो कैंसर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। और वो बंदा बहुत पुअर था, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे कि वो उसका ट्रीटमेंट कर सके, मेडिसिन्स खरीद के ले आए। अब एक दिन डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको ये मेडिसिन्स ला के देना है, अदरवाइज़ आपकी वाइफ मर सकती है। अब उनके पास में कोई भी रास्ता नहीं था, पैसे भी नहीं है, मेडिसिन्स भी नहीं है, वाइफ को मरने भी नहीं दे सकते। उस सिचुएशन में वो क्या किया, मेडिकल स्टोर गया, वहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ मेडिसिन्स दीजिए, पर वो बिना पैसे के तो मेडिसिन नहीं देते। अब उनके सामने में दो डायलेमास थे, दो मतलब उनके सामने में डायलेमा था। अब उनको दो चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करना था। कौन सी दो चीज़ें थी?
फर्स्ट कि वो अपनी वाइफ को मरने दे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो मेडिसिन ख़रीद नहीं सकता है। एंड सेकंड जो ऑप्शन उसके पास था कि वो जो मेडिसिन है वो चोरी कर ले और वो चोरी करने के बाद मेडिसिन को अपनी वाइफ को बचा सकता है मेडिसिन दे के। अब ये दो सिचुएशन उसके सामने थे। अब यहाँ पे उसका मोरल रीजनिंग क्या काम करता है, उसके हिसाब से कौन सा सिचुएशन ज़्यादा बेटर है, या तो अपनी वाइफ को मरने दे या तो वो चोरी करे, दोनों ही गलत है। तो उस टाइप के सिचुएशंस में वो क्या डिसीज़न लेता है। तो ये जो आपके हेंस डिलेमा थे, कोलबर्ग ने बहुत लोगों के सामने में ये डिलेमा रखा और उनसे पूछा कि इस सिचुएशन में आप क्या करते। तो उनके सबके आंसर डिफरेंट थे और ये सब जो डिलेमास है उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं। और इस स्टेजेस के थ्रू हम ये समझते हैं कि एक बच्चे का कौन से लेवल में कौन सा मोरल डेवलपमेंट होता है। तो ये जो आपका स्टोरी है ये याद रखिएगा। इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन तो बनता नहीं है, बट कभी अगर पूछ लेता है कि हेंस डिलेमा किसने दिया था या फिर इससे रिलेटेड, तो ये स्टोरी आपको इजीली याद रहेगा। इसको याद रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्टेजेस क्या थे। कोलबर्ग ने 3 लेवल्स दिए थे मोरालिटी के लिए। अब यहाँ पे आप लोग अगर हिंदी में देखेंगे तो हिंदी से बेटर ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए इंग्लिश वाला आप देखें, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेवल्स अगर लिखा हुआ है तो आपको 3 कंसीडर करना है, बट अगर स्टेजेस लिखेगा तो 6। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो लेवल और स्टेजेस में डिफ्रेंशिएट करेंगे जब आप लोग कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, लेवल कितने हैं 3 एंड स्टेजेस कितने हैं 6। तो कोलबर्ग का जो फर्स्ट लेवल है वो है प्री कॉन्वेंशनल, सेकेंड लेवल है कॉन्वेंशनल एंड थर्ड लेवल है पोस्ट कॉन्वेंशनल। इन तीनों ही जो लेवल्स हैं इसमें 2-2 स्टेजेस हैं। दैट मीन्स कि टोटल कितने स्टेज हो गए 6 स्टेजेस हो गए। तो आप लोग याद रखेंगे लेवल कितने हैं 3 एंड जितने भी हैं इंडिविजुअली लेवल के 2-2 क्या हैं आपके स्टेजेस हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट आपका जो लेवल है वो क्या है प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल का जो एज होता है वो होता है 3 to 7। अब आप लोग देखेंगे कि ये 3 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। रीज़न क्या है कि जब बच्चा 0 to 2-3 ईयर्स का होता है तब तो कोई मॉरल डेवलपमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद में बिजी रहता है, उसको तो बाहर की चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसीलिए जो भी मॉरल डेवलपमेंट होता है वो 3 साल के बाद होना स्टार्ट होता है। प्री कन्वेंशनल में कब होगा 3 से 7 साल के बीच में होगा। अब इसके 2 स्टेजेस क्या हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन एंड सेकेंड है आपका रिवॉर्ड एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। 1 बाय 1 इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में कोई भी बच्चा किस चीज़ के लिए काम करता है कि या तो उसको अपने पेरेंट्स ने जो बोला उसको फॉलो करना है या फिर पनिशमेंट के डर से। जैसे जब बच्चा 3 से 7 साल का होता है, आपने उनको कुछ काम बोला तो वो या तो बहुत आज्ञाकारी है कि अपने पेरेंट्स की बात मानेगा, या तो उसको पता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे पेरेंट्स से मुझे मार पड़ने वाली है, तो वो इसलिए करता है। आप देखे भी होंगे छोटे बच्चों को कुछ बोलोगे वो नहीं मानेगा, अगर आप डांटोगे तो नेक्स्ट टाइम जब बोलोगे तो वो ईजिली वो काम कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि उसको पनिशमेंट मिलने वाली है। तो फर्स्ट स्टेज आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड स्टेज है रिवॉर्ड एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा, आप बोले कि आप जाइए मिल्क का पैकेट लेके आ जाइए, वो बच्चा लेके आ गया तो आपने उनको चॉकलेट दे दिया, ये क्या हो गया रिवॉर्ड हो गया। तो इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं। वो चॉकलेट हो सकता है, अप्रिशिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उनको केक खाने दे रहे हो, खाने पीने की चीज़ें दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, टॉयज़ दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो रिवॉर्ड है। एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन मतलब क्या है, आपने देखा भी होगा इस टाइम पे बच्चे कौन से क्लासेस में होंगे, प्री स्कूल्स में होते हैं। उस टाइम पे बच्चा एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल में गया हुआ है, क्लास में किसी ने उसका जो टिफ़िन बॉक्स है वो ले लिया और वो खा लिया। अब वो क्या बोलेगा, तुमने मेरा टिफ़िन खाया मैं तुम्हारा टिफ़िन खा लेता हूँ। और ऐसा होता है कि बच्चे अगर किसी का पेंसिल कोई उठा लिया, तुमने मेरा पेंसिल लिया मैं तुम्हारा पेंसिल ले लेता हूँ। तो ये क्या है एक्सचेंज है। बच्चा क्या सोचता है कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसको करूँगा। स्पेशली खेलते टाइम आप देखे भी होंगे, अगर कोई बच्चा किसी दूसरे को धक्का दे देता है तो वो भी उसको धक्का देगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे भी धक्का दिया था। तो ये क्या है आपका एक्सचेंज ओरिएंटेशन। सेकेंड स्टेज भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल आपका क्या रहता है 7 साल के बाद 12 ईयर्स तक होगा। इसमें आपका
इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, जैसे कि आपके प्री कन्वेंशनल में थे। स्टेज 3 क्या है आपका? गुड बॉय, गुड नाइस गर्ल्स ओरिएंटेशन। 4th स्टेज क्या है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो स्टेज 3 में जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए करते हैं कि उनकी लोग तारीफ़ करेंगे। आप देखे होंगे 7 साल से ऊपर के बच्चे मतलब कौन सी क्लास में होंगे, 3rd में 4th में, आप उनको कोई ग्रेड दे रहे हैं। जैसे आपने कोई अच्छा सा कुछ टेस्ट दिया, कुछ ड्राइंग किया, उनको दिया, टास्क दिया कि ड्राइंग करना है, कोई टेस्ट लिए, या फिर हैंड राइटिंग देखी कि आप बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे आपने गुड बॉय बोल दिया, नाइस गर्ल बोल दिया, या फिर आपने वहाँ पे स्टार दे दिया, तो ये अप्रिसिएशन होता है। तो वहाँ पे बच्चे क्या काम करते हैं कि उनको वहाँ पे तारीफ़ मिली, तारीफ़ के लिए लोग क्या करते हैं, काम करते हैं कि हमको अच्छा बोल रहे हैं इसलिए हम लोगों को ये काम करना चाहिए। तो इस स्टेज में बच्चे अच्छी अच्छी तारीफ़ें सुनने के लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट 4th स्टेज क्या है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस स्टेज में क्या होगा आप लोगों का? सोसाइटी में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा? उसके हिसाब से रूल्स एंड जो रेगुलेशन बने हुए हैं वही सही है, तो उन लोग क्या करेंगे, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, वैसा ही चलेंगे। उनके हिसाब से लगेगा कि नहीं ये चीज़ें सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, हमको ये फॉलो करना है क्योंकि सब फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो भी पेरेंट्स हैं उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसा रूल बनाया है, हमारे सोसाइटी में ऐसा रूल बना हुआ है, हमारे कल्चर में ऐसा रूल बना हुआ है, तो हमको वो फॉलो करना है। जैसे बहुत से लोगों में कुछ पूजा का हो सकता है कि ये पूजा चलता आ रहा है तो हमको ये पूजा करना है, या फिर जो भी और भी रूल्स सोसाइटी में बने हुए होते हैं वो सब रूल्स को फॉलो कौन से स्टेज में करता है? वो स्टेज 4 में। नेक्स्ट आपका स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये आपका 3rd लेवल होता है। इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। जो स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, इसमें जो भी पर्सन है वो अब खुद से ही लॉज एंड ऑर्डर में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है, मतलब वो अपने हिसाब से सोचता है। कुछ रूल्स उसको लगता है कि नहीं ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है, तो वो जो रूल है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है कि ये रूल मैं फॉलो नहीं करूँगा। तो ये आपका है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइम पे वो थोड़ा अपना भी जो मोरल रीजनिंग है वो लगाना स्टार्ट कर देता है कि ये जो चीज़ है वो बहुत लोगों के लिए फ़ायदा नहीं करता है, तो इस रूल का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले आप लोगों का जो सती प्रथा होता था या फिर बाल विवाह होता था, तो वो क्या है, अब धीरे से एक एज के बाद ऐसा लगता है कि वो तो रूल था पहले, वो तो लॉ था यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें कुछ लोगों को समझ में आया कि नहीं ये बहुत गलत चीज़ें हैं, ये बहुत सारे जो लार्ज पॉपुलेशन है उनके लिए ये सही नहीं है, उनके साथ गलत हो रहा है। तो उस टाइम पे वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं कि ये लोगों के लिए सही नहीं है। तो ये क्या है, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे एक बंदा है वो देख रहा है कि सोसाइटी में गवर्नमेंट कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना तो सड़क बन रहे हैं, ना तो प्रॉपर पानी मिल रहा है, कोई भी चीज़ें अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो सोचता है कि जब अगर गवर्नमेंट हमको कोई फैसिलिटी ही नहीं दे रहा तो मैं टैक्स पे क्यों करूं। टैक्स पे करना तो हमारे लिए ज़रूरी है, बट वो अपना मोरल रीजनिंग लगा रहा है कि अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है तो मैं टैक्स भी पे नहीं करूँगा। तो ये कौन सा स्टेज है? स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। लास्ट स्टेज है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा, ये सबसे लास्ट स्टेज है और ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँचते हैं। इस टाइम पे आप सिर्फ दूसरों के अच्छे के बारे में सोचोगे। स्टेज 5 में भी कहीं ना कहीं वो अपने बारे में भी सोच रहा था कि टैक्स मैं पे नहीं करूँगा, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेज 6 में अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, वो पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों के साथ में अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। तो इस टाइम पे क्या रहेगा, वो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचेगा। जैसे कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, ये लोग ऐसे थे जो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच के हमेशा कंट्री के लिए काम किए हैं। या फिर पीस के लिए मदर टेरेसा हो गए, वो क्या लोगों की सेवा किए हैं, तो उस टाइम पे उनको उससे कुछ फ़ायदा नहीं था, बट वो लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो ये कौन सा स्टेज है? लास्ट स्टेज है स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। और ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग पहुँच पाते हैं। एक एग्जाम्पल भी है,
आर्मी वाला मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि कहीं पे वॉर चल रहा था, वहाँ पे कोई कर्नल थे। अब उनके पास में एक सिचुएशन था कि मैं वहाँ पे गोली खा के अपनी जान दूँ लेकिन सामने वाले से लड़ूँ, या तो वहाँ से भाग जाऊँ। तो इस टाइम पे उन्होंने क्या किया, गोली खाना मंजूर किया और मरना मंजूर किया। तो क्या ये सब कोई कर सकते हैं? नहीं। तो उन्होंने कौन से स्टेज पे अपने आप को पाया था? स्टेज 6 में, जहाँ पे वो क्या था, अपने बारे में नहीं सोचना था, उनको अपने देश के बारे में सोचना था। तो ये है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, जो कोलबर्ग थे उनके मॉरल डेवलपमेंट को हर किसी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत थ्योरी है। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट है, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स। जो इन्होंने स्टेजेस दिए थे, लेवल्स दिए थे, वो सभी कल्चर में सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट टाइप के चाइल्ड होंगे, डिफरेंट टाइप की वहाँ पे सोसाइटी होगी। तो उसके हिसाब से हर स्टेज में जैसा जैसा चेंजेस लिखा हुआ है वैसा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो कल्चर के हिसाब से चेंज हो सकता है बच्चों के मॉरल डेवलपमेंट में, बट इनके हिसाब से उन्होंने बोला था कि हर कल्चर के लिए सेम होगा। तो ये एक रॉन्ग हो गया। सेकंड, इनका जो भी सिचुएशंस था, मतलब जो भी डायलेमास इन्होंने दिए थे, वो हाइपोथेटिकल थे। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी थे। ऐसा कोई रियल सिचुएशन उन्होंने नहीं रखा था। एक खुद से ही एक स्टोरी बनाया, एक डायलेमा क्रिएट किया और वो लोगों के सामने में रखा था। ऐसी दुविधा बनाई जो वो लोगों के सामने में रख रहे थे। तो ये एक हाइपोथेटिकल था, इमेजिनरी था, काल्पनिक था, जिसकी वजह से इसको अप्रूव नहीं कर सकते थे। थर्ड था इसका बायस सैंपल। इन्होंने सिर्फ जो मेल सैंपल्स थे उनको ही कंसिडर किया था, फीमेल सैंपल्स को कंसिडर नहीं किया था। बट अगर हम लोग देखें तो दोनों का ही इमोशनली या मोरल जो चीज़ें होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। इमोशनली उनका जो बॉयज़ स्ट्रॉन्ग है, गर्ल्स नहीं है, या फिर उनका जो मोरालिटी है वो भी टोटल डिफरेंट होता है। तो इन्होंने क्या किया था, सिर्फ बॉयज़ लोगों का सैंपल लिए थे, जो मेल पर्सन्स थे उनका ही सैंपल लिए थे, फीमेल को टोटली इग्नोर किया था। जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो क्रिटिसाइज़ हुआ था इनका, वो बायस सैंपल की वजह से ही हुआ था। आई होप कि आज का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आपको क्या क्या याद रखना है। पहला तो वो स्टोरी याद रखना है आपको, हेंस डिलेमा का। सेकंड, आपको याद रखना है कि इसमें 3 लेवल्स होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अब आपको ये याद रखना है कि ये 3 लेवल्स हैं। अगर स्टेजेस एग्जाम में आता है तो कितने लिखोगे आप? 6 स्टेजेस लिखेंगे। अब उसमें फिर आप जितने भी लेवल्स हैं उनके 2-2 स्टेजेस हैं। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, कि यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में लेवल या स्टेज दोनों का ही सेम हिंदी में मीनिंग लिखा हुआ होगा। तो इसलिए आप बेटर रहेगा कि आप लेवल और स्टेज इंग्लिश में टर्म याद करके रखें, ताकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो लेवल और स्टेज देख के आप वहाँ पे नंबर चूज़ कर सकते हैं। और आज हम लोग अपना जो वीडियो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।